स्वागत है आप सभी का किसलय कॉमर्स क्लास पे। मैं हूं आपके साथ सुमन शाह सर। कैसे हैं आप लोग? ये आपका CUET के लिए टारगेट बैच 2023 की लिए यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। यहाँ पे हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री डोमेन के साथ हम यहाँ पे आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो ज़रा सा किसलय कॉमर्स क्लासेस के इस कोर्स के बारे में बता दें। हमने CUET टारगेट 2023 के लिए एक टारगेट बैच का प्रारंभ किया है, जिसमें आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब भले अभी किसी छोटे स्कूल से पढ़ रहे हो या बड़े स्कूल से, कोई मायने नहीं रख सकता है। टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो CUET के साथ अच्छा रैंक लाना होगा, और यहाँ आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी है, और साथ ही अच्छे स्कूल में बने रहने का, साथ ही साथ अच्छे स्कूल में जाने का एक आपके लिए चैलेंज भी है। तो दोनों है, इसीलिए CUET टारगेट बैच 2023 के साथ किसलय कॉमर्स क्लास के साथ आपको जुड़ना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुमन सर। यहाँ CUET टारगेट 2023 के लिए मैंने पहला क्वेश्चन शामिल किया है, वास्को द गामा व्हेन कैम टू इंडिया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसमें ऑप्शन नंबर ए है 14 मई 1498, 20 मई 1702, 23 जून 1757 और 20 मई 1498। ठीक है, यानी 20 मई 1498। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। आई होप आपने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा, और वो है 20 मई 1498, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर है। आपको पता है वास्को द गामा फर्स्ट यूरोपीय व्यक्ति है जो भारत आता है, और भारत में वह कालीकट पर पहले आता है। अगर आप वर्ल्ड मैप पर थोड़ा सा देखें तो वर्ल्ड मैप पे आपको यूरोप के लोकेशन, साथ ही साथ इंडिया के लोकेशन को अगर आप जरा फाइंड करें तो इस तरीके से आप देखते हैं वास्को द गामा पहली बार यहाँ पे अफ्रीका होते हुए इंडिया पहुँचा था। और जब ये इंडिया पहुँचता है तो यहाँ पे वहाँ का शासक जमोरिन इसका स्वागत करता है, और इसे अपने कुल व्यापार का 60 गुना से अधिक लाभ होता है। इसके बाद ही अन्य यूरोपीय कंपनी भी यहाँ आने के लिए ललायित होती है। तो इसका एग्जैक्ट सही उत्तर है 20 मई 1498, जब वास्को द गामा भारत आया था। चलिए, तो इसका सही उत्तर आपने चुन लिया होगा। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। CUET टारगेट 2023 के लिए आपके पास दूसरा जो प्रश्न मैंने सिलेक्ट किया है वह है हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है जो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आपके पास ऑप्शन है विलियम बेंटिक, बी कॉर्नवालिस, सी वेलेस्ली एंड 4 रॉबर्ट क्लाइव। तो जल्दी से अपना सही उत्तर बताइए। आपने इसका सही उत्तर क्या चुना है? आपने इसका सही उत्तर क्या चुना है? तो आपने इसका विलियम वेंटिक सही उत्तर चुन लिया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, विलियम वेंटिक। तो आप देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या है, विलियम वेंटिक। आपको जरा बता दें, जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उन्होंने अपने 3 पॉइंट को अपना बेस बनाया था। एक है बंगाल, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे इन्होंने अपना पॉइंट बनाया था मद्रास को, और यहाँ इन्होंने बम्बई, 3 अपना बेस बनाया था, जिसमें सबसे ज़्यादा इनका जोर बंगाल के इलाकों पे था। और बंगाल के जो गवर्नर थे, इन्हीं को बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और फिर यहीं के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसने भारत के जितने भी क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा था उस पर उनका अधिकार दे दिया गया। तो उसमें विलियम वेंटिक वैसे व्यक्ति हैं, वैसे गवर्नर जनरल रहे हैं जिन्हें ये अवसर मिला था। ठीक है, तो ये है आपका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, यानी आपको यहाँ पूछा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी आपका ये इसको बोलते हैं उत्तराधिकार हनन किसके दिमाग की उपज थे। ठीक है, यानी आप इसमें कहते हैं वेलेस्ली, डलहौजी, क्लाइव और कॉर्नवालिस। आपको इसमें ऑप्शन चुनना है। तो आपको पता है
डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत ही जब झांसी वगैरह, सतारा, इस तरह उदयपुर, इन राज्यों को जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत मिला लिया गया था डलहौजी की आक्रामक नीति के तहत, तो इसके बाद ही 1857 की क्रांति वगैरह की पृष्ठभूमि भी थोड़ी सी बनी थी। हालांकि 1857 की क्रांति वगैरह की सैनिक विद्रोह वगैरह काफ़ी कारण है, लेकिन ये भी एक कारण था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये डलहौजी की नीति थी और ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें अगर क्लाइव की बात करें तो क्लाइव पहला गवर्नर था बंगाल का जिसने आपकी जो प्लासी की युद्ध लड़ी थी। कॉर्नवालिस पुलिस सुधार वगैरह के लिए जाना जाता है और वेलेस्ली आपका सुरक्षा घेरे की नीति वगैरह के लिए जाना जाता है। तो आपका डलहौजी है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए जाना जाता है, ये आपका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न के रूप में हमने शामिल किया है विद विच रिवेलियन इज द ओरिजिन ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम एसोसिएटेड। यहाँ पे पूछा गया है वंदे मातरम सॉन्ग किस विद्रोह से जुड़ा हुआ था, किस रिवेलियन से जुड़ा हुआ था। पहला ऑप्शन है आपके पास सन्यासी रिवोल्ट, दूसरा है संथाल रिवोल्ट और तीसरा है आपके पास इंडिगो यानी नील विद्रोह और चौथा आपका पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी रिवोल्ट। जल्दी से अपना सही उत्तर बताइए। यहाँ बोला गया है वंदे मातरम। वंदे मातरम पता है आपको? वंदे मातरम जो आपका नेशनल सॉन्ग है ये किस विद्रोह पर आधारित था, किस विद्रोह के दरमियान आया था? तो इसका सही उत्तर है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह आपको पता है 1764 के करीब में हुआ था। 1764 से 1800 लगभग 2 तक ये विद्रोह चलता है और इसी में आपका वंदे मातरम गीत आता है और ये पहली बार 1894 में यहाँ पे संग किया जाता है कलकत्ता के आईएनसी के अधिवेशन में। तो आप ध्यान रखेंगे सन्यासी विद्रोह किस पर आधारित, सन्यासी विद्रोह के दरमियान ही ये वंदे मातरम गीत गाया गया था। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, इस पर जरा देखिए। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जा रही है। वही आईएनसी जो आपकी मतलब आज़ादी की लड़ाई के दरमियान इसे लॉन्च किया गया था, इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि बुद्धिजीवियों की एक सामूहिक ये चीज़ें हो सके। बाद में कुछ लोगों का विचार था जैसे गांधी जी का जो इसे बाद में ख़त्म कर दिया जाए ताकि इसकी गरिमा बनी रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वर्तमान में आईएनसी को वो महत्ता प्राप्त नहीं है जो पहले था और कहीं ना कहीं वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में उसका नाम और बिगड़ा भी जा रहा है और इसीलिए इसे ख़त्म करने की बात थी। लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ आईएनसी नेशनल कांग्रेस जो है ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली एक ऑर्गेनाइज्ड थी जिसने पूरे देश को जोड़ा था। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? पहला ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी और 4 ऑप्शन है गांधी जी। तो इसका सही उत्तर है आपका WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप में से बहुत लोग ए.ओ. ह्यूम के साथ गए होंगे, लेकिन ए.ओ. ह्यूम इसके आप सेक्रेटरी थे न कि प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट है WC बनर्जी। ठीक है, तो आप इसके साथ चले जाएंगे। आईएनसी आपको पता है 1885 में आईएनसी को लॉन्च किया गया था। तो ये बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए लाया है 2023 CUET के लिए। तो एक बार आपको याद करा दें जो किसलय कॉमर्स क्लासेस यहाँ पे 19 नवंबर से आपके लिए टारगेट बैच लॉन्च कर रहा है और जिसमें हिस्ट्री भी मौजूद है डोमेन सब्जेक्ट में। 18-19 डोमेन सब्जेक्ट के साथ यहाँ लॉन्च की जा रही है जिसमें आपका हिस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ है। अगर आपका हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट के साथ है तो अपने सपनों को साकार करने के लिए इस टारगेट बैच से जरूर जुड़े और यहाँ फ़ोन नंबर भी है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से अपनी स्थान ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।